So let's start lecture number 7 on electric potential. So आज का जो लेक्चर है हमारा वी आर गोइंग टू गो इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक. सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ गोइंग टू सेट द बेस फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ कैपेसिटर. सो वी आर गोइंग टू गो इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. वी आर गोइंग टू सी के what happens with the dielectric when we put it in the external electric field. तो उसमें polarization हो जाता है. we'll try to understand the concept of polarization. फिर हम polarization के बाद we'll see the concept of bound charges कि जब हम we put a dielectric in external electric field तो because of polarization उसके अंदर bound charges आ जाते हैं. So we'll see कि the relationship between this bound charges and the external electric field, what are those relation, and then we are going to see the polarization vector. So that is also a concept which has been quite been used in problem solving. Then we are going to see the dielectric breakdown. Okay, as you keep on increasing the external electric field, so that cause the dielectric breakdown and the dielectric or the insulator becomes conductor. So that we are going to study here. And here we are going to study the relationship between dielectric constant and the temperature, how increasing in the temperature is affecting the dielectric constant. And in the last we are going to see some questions. ठीक है, so that's all we are going to do it today. इसके बेसिस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं that we are going to see in the next lecture. I have taken some questions from the Irodov because books, normal books वगैरह में नहीं है questions. In the Irodov there are some nice question on the basis of polarization, bound charges and dielectric. So हम next lecture में वो देखेंगे. ठीक है, आज के lecture में we are going to cover up दिस सेट ऑफ टॉपिक. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे कल के लेक्चर के 2 क्वेश्चंस रह गए थे. तो एक क्वेश्चन था हमारा इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट पे कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरा कट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता बट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट. और हमारा एक क्वेश्चन सेकेंड रह गया था कि इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गोइंग टू स्टडी द कोनिकल पेंडुलम. ठीक है, सो ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे रह गए थे. तो ये 2 कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरा एक चार्ज रखा है Q1, एक चार्ज Q2 रखा है, दैट इज सेपरेटेड बाय R. ठीक है, दैट इज सेपरेटेड बाय R. और ये मेरे को इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा रखा है ऐसे. ठीक है, दिस इज माय इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा रखा है. सो आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ R. ठीक है, मेरे को ये वैल्यू ऑफ R बतानी है. सो पहली चीज़ हमने देखी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, बट एक्चुअली इट्स बीन गिवन हेयर. सो व्हाट वी हैव टू डू कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो क्यों नहीं हो सकता है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज इंटरसेक्ट जहाँ पे करेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. ठीक है, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर लाइन, दिस और दिस. सो सो इसके परपेंडिकुलर ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड. देन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट, इट इज़ टोटली इनवैलिड. सो वी कैन से इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन E इज इक्वल टू 0. जब यहाँ पे E इज इक्वल टू 0 हो जाता है, दैट इज़ ओनली वे पॉसिबल. अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव 2 वैल्यूज़ ऑफ E. सो बेसिकली ये ऐसा होता नहीं है. अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी, जैसे यहाँ पे हमें दिखा रखा है, बट इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, इट विल गो लाइक दिस. सो these are the places where electric field is 0. So in normal cases it will go like this, but in the question if been said, so we have to build up on this concept कि अगर जहाँ पे अगर कट कर रखा है तो at that point my electric field is 0. that is the only probable case. So यहाँ पे भी वही सीन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0. सो अब हम पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करेंगे इस पॉइंट पे. ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करके विल फाइंड आउट दिस R1 एंड R2. ठीक है, टोटल. और एक मेरे पास रिलेशनशिप है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R. ठीक है, एक ये रिलेशनशिप हो गई. दूसरा मेरी ये रिलेशनशिप हो गई Q2 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल पुट इट इक्वल टू 0. ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से दो इक्वेशन है, 2 अननोन है. आई टेक आउट द वैल्यू ऑफ माई R1 एंड R2 एंड फाइनली मेरे को दे रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है V एंड आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट V. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस की इस पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालेंगे बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज. यहाँ पे V निकालते हैं और उस V में विल ट्राई टू पुट अप द वैल्यू ऑफ दिस R1 एंड R2 विच वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वेशन. ठीक है, तो ये करते हैं हम लोग. तो हमने देखा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. सो व्हाट विल डू, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज वी आर गोइंग टू इक्वेट. सो KQ1 बाय R1 स्क्वायर, KQ2 बाय R2 स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन इज माई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R. ठीक है, मुझे R निकालना है. यहाँ से मेरे इन दोनों को मैंने सॉल्व किया. यहाँ से मेरा Q1 Q2 ये आ गया मेरा R1 प्लस R2 एंड आई जस्ट पुट द वैल्यू R1 एंड गेट द वैल्यू ऑफ R1 इन टर्म्स ऑफ माई R एंड R and R2 also
इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है, ये दोनों मेरी वैल्यू आ गई, बट आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो विल फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं बिकॉज ऑफ Q1 एंड बिकॉज ऑफ Q2। इस पॉइंट पे निकाला k Q1/R1 हो गया और इसका हो गया k Q2/R2, और ये भी मेरे को दे रखा है, ये Q पोटेंशियल है, दैट इज़ V, ठीक है, एक ही पोटेंशियल दे रखा है, दैट इज़ V दिस पॉइंट। सो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, सो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूँ, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस R1 हेयर एंड R2 हेयर। R2 की वैल्यू यहाँ पे डाली, वी हैव ओनली वन अननोन विच इज़ R, एंड after putting this R1 and R2 we can get the value of this R which has been asked in this question to find out the value of R, ठीक है। तो with this concept we can find out, okay, यही कॉन्सेप्ट था इसमें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है हमारा कि पहले तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द क्वेश्चन इज़ ट्राइंग टू से, बिकॉज अगर मैं किसी इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर इफ़ आई एम गोइंग टू सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज mass particle है that has been suspended with a thread of length this much and in a horizontal uniform field है मेरा, and ये मेरा एक mg weight का एक particle है। the particle is drawn aside so that the thread become vertical, ठीक है। naturally अगर ये वाली सिचुएशन दे रखी है तो it will set in equilibrium position इसकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। so this equilibrium position because net इन दोनों का क्या आएगा, QE और mg का जो net आएगा is in this direction that has been balanced by this tension, so we can do it in another way। तो इस mass पे will apply all the forces, FBD बनाते हैं and we just equate T naught sin theta is nothing but equal to QE and T naught cos theta is equal to mg। यहाँ से मेरा tan theta आ गया QE/mg, we just put the value of E, Q, M और G की वैल्यू हमें पता है, we just got putting this value we have got tan theta is equal to 37 डिग्री। तो theta is equal to 37 डिग्री पे we have got के it is in the equilibrium position। फिर मेरे को बोलता है कि the particle is drawn aside, तो मैं इस equilibrium position पे, ये अभी इस जगह पे है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लेके आया, ठीक है। I brought it here and then the thread becomes vertical and then I projected horizontally with a velocity v such that the particle move along the circle with a constant speed, ठीक है। अगर मैं इसको vertical circular motion नहीं करता तो इसकी definitely velocity will keep on decreasing, ठीक है। अगर मैं इसका vertical circular motion करता तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है constant velocity से move करेगा, that means जो मैं velocity इसको जैसे मैं इसको यहाँ से initial position पे ये ऐसे था, मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आया, ठीक है, वर्टिकल रखा। अब इसके ऊपर भी फोर्सेस एक तो ये और ये दोनों लगे रही होंगे QE और mg, बट अब मेरे को इसको जो वेलोसिटी देनी है वो देनी है दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस स्क्रीन, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू गिव इट परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। अगर मैं इन दोनों के डायरेक्शन में वेलोसिटी दूंगा तो वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। हमें दे रखा है कि देयर इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ mg एंड QE, ठीक है। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू गिव द वेलोसिटी, फॉर इंस्टेंस इन दिस थिंग इट इज़ वेलोसिटी विल बी आउट ऑफ दिस screen, ठीक है। this will be my velocity and it will do a conical pendulum, it will make a conical pendulum on where इसका जो नेट जो इट विल मेक अ कोनिकल पेंडुलम अराउंड दिस G इफेक्टिव, ठीक है, जो इसका नेट G इफेक्टिव होगा बिकॉज ऑफ QE एंड mg। सो दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट हियर के वी हैव टू सी के अगर मैंने इसको वेलोसिटी v से फेंका एंड इट इज़ गोइंग टू गो विद द सेम वेलोसिटी, हम ऐसे भी सोच सकते थे ना, v वेलोसिटी से फेंका तो इट कैन डू अ vertical circular motion, but vertical circular motion में there will be two forces acting on it, mg and QE, ठीक है। अगर इस प्लेन में ये vertical circular motion कर रहा होता तो there will be two forces which is going to change the speed, so हमें वो नहीं चाहिए, so we need to throw it in a direction which is perpendicular to QE and mg, वो ऐसे आएगी बाहर की साइड में and it will do a conical pendulum बनाएगा ये, ठीक है, it will make a conical pendulum, so that is the concept। now we'll apply the centripetal force equation into it to get the values whatever is been asked कि हमें रेडियस निकालना है कि किस सर्कल का बनेगा और स्पीड निकालनी है, ठीक है। सो हम इस पोजीशन पे विल मेक द FBD, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये टेंशन इस पे ये लग रही है, mg ये लग रही है और QE इस पे ये लग रही है, देन इसकी वेलोसिटी है दैट इज़ परपेंडिकुलर, दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस that is like this, ठीक है। ये जैसे सर्कल बन रहा है ना, तो ये इसकी वेलोसिटी है और यू कैन एज्यूम इट इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस स्क्रीन, ठीक है। सो दैट इज़ माई वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो इसके विल अप्लाई द
सेंट्रीपिटल फोर्स का अलॉन्ग दिस डायरेक्शन अप्लाई करेंगे. सो दिस इज टी ई साइन थीटा माइनस, अब ये एम जी हो गया, एम जी कॉस थीटा हो गया, ये एम जी साइन थीटा हो, और क्यू ई को भी मैं ब्रेक डाउन करूँगा. दिस इज माई क्यू ई कॉस थीटा एंड हेयर इट इज़ क्यू ई साइन थीटा. ठीक है. सो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, टी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, और प्लस इस डायरेक्शन में मेरा एक और आएगा क्यू ई कॉस थीटा. तो टी साइन थीटा प्लस क्यू ई कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, इट इज़ नथिंग बट ये जो मेरा वी वेलोसिटी है यहाँ पे, तो एम वी स्क्वायर बाय आर. ये मेरा सेंट्रीपिटल, इस वाले पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स में की इक्वेशन लिख दी मैंने ऑन दिस पार्टिकल. ठीक है. तो यहाँ से मेरे पास देन आई हैव टू फाइंड आउट वी एंड आर. हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आर इज़ नथिंग बट ये जो मेरा सर्कल बनेगा एंड दिस इज एल. सो आर विल बी दिस आर. सो दिस आर इज़ व्हाट, एल साइन थीटा. साइन थीटा मेरा ऑलरेडी आ गया. फ्रॉम हेयर आई कैन पुट द वैल्यू एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ आर. आर की वैल्यू आई विल पुट द वैल्यू ऑफ आर हेयर. ठीक है. आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली. वी इज़ माई ओनली अननोन and t is also unknown here. So for to calculate the value of t also we need one more equation. Then we'll do ये पर ये will equate this perpendicular one. ठीक है. ये perpendicular ये वाली forces will equate it because there is no tangential acceleration. So we'll equate this thing. जो इसकी tangential direction में जो forces हैं. So that is t cos theta and t cos theta is equal to mg cos theta. ये एक ही हो गई एम जी कॉस थीटा एंड क्यू ई साइन थीटा. सो इसको इक्वेट कर देंगे. सो यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे एंड टी की वैल्यू वी जस्ट पुट इट इन दिस इक्वेशन, और यहाँ पे मेरा वी अननोन है. वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम हियर. ठीक है. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट. इसमें जो कॉन्सेप्ट यही था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. सो यू नीड टू विजुलाइज के कोनिकल पेंडुलम बनाएगा ये. इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक द वर्टिकल सर्कुलर मोशन वगैरह नहीं लेगा ये. इट इज़ गोइंग टू मेक द कोनिकल पेंडुलम. तो ये एक था इसमें टू दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट हेयर. ठीक है. चलो अब हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर पे. वी आर गोइंग टू स्टडी द डाइलेक्ट्रिक टुडे. तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इज़ अ इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज़ हैविंग नो फ्री चार्ज. ठीक है. सो इट इज़ लाइक अ प्रिजन, इलेक्ट्रॉन प्रिजन. सो वी कैन से इट इज़ एन इंसुलेटिंग कंडक्टिंग मटेरियल. क्या होता है, इट इज़ हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस होते हैं दैट विल कीप ऑन पासिंग थ्रू. ठीक है. सो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल विच नो फ्री चार्जेस टू फ्लो. तो आपने जहाँ पे चार्ज दिया है दैट चार्ज विल स्टे देयर, इट विल नॉट गो ऑन द surface of the body. ठीक है. सो नो फ्री चार्ज फ्लो बट polarize when it is placed in electric field. Polarization क्या मतलब क्या होता है, the charge gets slightly displaced from their initial position. ठीक है. so that is the meaning of polarization. The charge gets slightly displaced. For instance, अगर here we are going to see in these two example what is the meaning of polarization. But anyways I'll tell you, if this is my plus q charge and this is my minus q charge and if it's been placed in electric field, so ये जो मेरे charges हो गए, suppose this is plus and minus. ठीक है. so if it's been ये प्लस एंड माइनस, इफ इट्स बीन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है कि ये प्लस एंड माइनस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस इधर मूव कर जाएगा, माइनस जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ जाएगा, देन इट विल बी हैविंग लाइक दिस, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा. ठीक है. सो देयर विल बी अ डाइपोल मोमेंट विल बी क्रिएटेड इनटू इट. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द पोलराइजेशन, कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं उसको इन इंसुलेटिंग मटेरियल देयर इज नो फ्री चार्जेस बट it get polarized when you put it in the external electric field. Polarization का मतलब क्या है, charge gets slightly displaced from their initial position. So we are going to see in this non-polar example कि how the charge got displaced, and in the coming slides also we'll see more into the visual manner. अब डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं मेरे दो तरीके के होते हैं, एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है. पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल हो गए, वैसे इंसुलेटिंग मटेरियल के एग्जांपल हो गए जैसे ग्लास एंड माइका, वाटर, ग्लास, माइका, दीज आर ऑल नॉट द वाटर, सॉरी, ग्लास एंड माइका आर द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. अब पोलर देखते हैं हम लोग. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमारे जो होते हैं, सो एक्चुअली वाटर इज़ ऑल्सो ए डाइलेक्ट्रिक बट उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम होता है एज पर कंपेरिजन विद दिस. बट एनीवेज, सो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं हमारे, जिसकी नेचुरली एक परमानेंट डाइपोल होता है. ठीक है. तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स जो होते हैं जो कोइंसाइड नहीं कर रहे होते. जैसे HCl देखोगे, यहाँ पे नेगेटिव सेंटर इसका ये आ रहा है, पॉजिटिव सेंटर ये आ रहा है. सो इसमें ऑलरेडी एक डाइपोल मोमेंट क्रिएटेड है. सेम वे H2O देखो, H2O में ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटर यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, तो जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इज दिस वन एंड दिस वन, और नेट डाइपोल मोमेंट इसका ऐसे आ जाता है. ठीक है. सो देयर इज अ परमानेंट डाइपोल इन द मॉलिक्यूल. ठीक है. मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल है. व्हेन यू आर गोइंग टू पुट दिस मॉलिक्यूल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो
इसके ऊपर क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इट विल क्रिएट अ कपल एंड इट इज़ गोइंग टू रोटेट एंड अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर ये वाला मॉलिक्यूल देखें ऐसे, सो इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, फोर्स दोनों इक्वेट हो जाएंगे, बट इट विल फॉर्म अ कपल, ठीक है। सो व्हाट इट विल डू, इट विल रोटेट, और रोटेट होके इट इज़ गोइंग टू अलाइन लाइक दिस। सो दिस इज़ व्हाट द पोलराइजेशन. So this charges got slightly displaced, so this is what the polarization, ठीक है. So basically this is actually this it charges only rotated. जो displacement होता है basically वो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है. अभी देखते हैं हम कि displacement कैसे हो रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में. So basically नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स get polarized, ठीक है. अब पोलर समझ में आ गया ना. पोलर के अंदर क्या होता है, मेरा परमानेंट डाइपोल ऑलरेडी होता है मॉलिक्यूल के अंदर, और हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देते हैं. इट फॉर्म अ कपल, इट रोटेट एंड अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जहाँ पे जिसका पॉजिटिव और ये सारे नेगेटिव हैं, तो इन दोनों के सेंटर्स जो हैं कोइंसाइड कर रहे होते हैं इसी पॉइंट पे, ठीक है. बोथ द सेंटर्स इज बीन कोइंसाइड एट दिस पॉइंट, ओके. सो इसके सेंटर्स सेपरेट नहीं होते मेरे. यस, सो यहाँ पे पॉजिटिव भी यहीं पे है और नेगेटिव भी यहीं पे. सो बोथ द सेंटर्स आर कोइंसाइडिंग. तो अगर इस पे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इट इज़ गोइंग टू व्हाट इज़ गोइंग टू डू, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट इनिशियली इस पे जीरो मेरा परमानेंट डाइपोल है, ठीक है. परमानेंट डाइपोल इसमें जीरो है इस मॉलिक्यूल में. अब अगर इस पर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो नाउ द मॉलिक्यूल विल गेट पोलराइज्ड. वो पोलराइज क्या होता है कि पॉजिटिव विल बी शिफ्टिंग हेयर, ठीक है. अगर मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रहा हूँ तो ये पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे, इधर आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. इस पर इधर फोर्स लग जाएगी. सो सारे के सारे मेरे नेगेटिव इधर की साइड इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव मेरे इधर की साइड इकट्ठे हो जाएंगे. सो अब क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो गया. आपने देखा नेगेटिव एक साइड आ गए, पॉजिटिव एक साइड आ गए, एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ माई charges. There's a displacement of charges, negative positive. अब because of this displacement, अब ये चार्ज के बीच में सेपरेशन आ गया. ना आई कैन से इट इज़ now having the induced dipole moment, ठीक है. पहले डाइपोल मोमेंट नहीं था इसमें, नो परमानेंट डाइपोल, बिकॉज पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सेंटर ओवरलैप. नाउ अब ये जब मैंने इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन जो ये इस पे प्लस पे मेरा फोर्स इधर लगेगी और इलेक्ट्रॉन्स पे सारे इधर फोर्स लगेगी, एंड इट विल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट डिस्टॉर्टेड, एंड प्लस सारा कंसनट्रेट इधर हो जाएगा, नेगेटिव का चार्ज सारा कंसनट्रेट इधर हो जाएगा. नाउ हैविंग द डाइपोल, सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट डिस्टॉर्टेड, एटम गेट ट्रांसफॉर्म इनटू डाइपोल विच इज सेपरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द नॉन पोलर डाइपोल. तो ये पोलराइजेशन हो गई इसमें, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द पोलराइजेशन इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम देखते हैं पोलराइजेशन और थोड़ा डिटेल में. सो रैंडमली अगर किसी डाइलेक्ट्रिक में रखा जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, सो दिस मॉलिक्यूल्स विल बी लाइक दिस, ठीक है. सो द मॉलिक्यूल्स विल बी लाइक दिस. सो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव. दिस ग्रीन वन इज पॉजिटिव एंड द पिंक वन इज नेगेटिव. सो पॉजिटिव नेगेटिव इट विल बी रैंडमली अलाइन, ठीक है. पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये, इट इज़ रैंडमली स्कैटर्ड. तो क्या किया अब हमने, इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इन दिस डायरेक्शन. तो क्या होगा कि इसके ऊपर फोर्सेस, जैसे इसके ऊपर इधर लगेगी, इस पर इधर लगेगी, इस पर इधर लगेगी, इस पर इधर लगेगी. सो इट विल फॉर्म अ कपल एंड इट इज गोइंग टू अलाइन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. सो एक्सटर्नल टॉर्क लगेगी, रोटेट, एंड दे विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. ये सारे अलॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अलाइन कर गए इस डायरेक्शन में. अब क्या होंगे, ये वाले जो होंगे ना, ये सारे के सारे दिस विल गेट न्यूट्रलाइज्ड, और फाइनली मेरे ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर बाउंड चार्जेस बचेंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल द बाउंड चार्जेस ऑन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है. अब ये बाउंड चार्जेस होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा विच वी कॉल the because of this bound charges, internal electric field will be creating which is going to oppose this external electric field, ठीक है. सो इसी की वजह से हम देखते हैं जब हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जो कम हो जाती है, डिवाइडेड बाय इसके एप्सिलॉन नॉट फैक्टर से, ठीक है. सो जैसे अगर मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो हम लोग देखते हैं ना उसको डिवाइडेड बाय के कर देते थे जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था. इट इज़ बिकॉज ये कम क्यों होता था, क्योंकि इसके अंदर बाउंड चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं. दिस बाउंड चार्जेस इज बीन क्रिएटेड, जिसकी वजह से एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड. सो सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई पी. सो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड क्या होगा, इट इज़ ई माइनस ई पी. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई माइनस ई पी, ठीक है. सो दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अब आगे देखते हैं हम लोग. सो दिस पोर्शन विल गेट ओवरलैप्ड और ये सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारे फाइनली बाउंड चार्जेस यहाँ पे बाउंड चार्जेस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, राइट. नाउ दिस इज माई चार्ज डेंसिटी. नाउ दिस इज माई इंड्यूस्ड चार्जेस. This is my minus, this is my plus induced charges on the dielectric which we call the bound charges.
ठीक है, दिस इज़ माई डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब अंदर क्या होगा, पहले जो था नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस बिकॉज एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया विच इज़ ई पी। ठीक है, नाउ द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। नाउ वी सी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर देन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इंड्यूस जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट आएगा मेरा दैट इज़ ई। जो अंदर जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई इज़ नथिंग बट जो मेरा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई माइनस, और जो अपोजिंग जो मेरा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज अपोजिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज माई ई नेट। ठीक है, और ई पी क्या होता है, ये जो मेरा इक्वल होता था, वी हैव सीन इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई dielectric constant, E divided by dielectric constant that we have already seen. ठीक है, so that dielectric constant is greater than 1 for the dielectric, so that's why the field got reduced. ठीक है, so ये क्वेश्चन हमने दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द इरोडहोव एंड ऑल। सो दिस इक्वेशन विल बी वेरी मच यूजफुल। सो यहाँ पे क्या होता है ना, तो जब हम व्हेन यू अभी तो हमारा ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो अंदर हमारा डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई बाई के हम डायरेक्ट लिख देते हैं इन द टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मेरे को ये डाइलेक्ट्रिक हटा के आई जस्ट प्लेस 2 प्लेट्स और उसकी मैंने और उसकी मैंने चार्ज डेंसिटी लिख दी यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे माइनस सिग्मा। तो अब जो है आई डोंट हैव टू राइट इट इन माई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आई कैन राइट इट इन माई ई माइनस जो इस दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है मेरा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगा और इसकी वजह से भी इधर होगा। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, so I can write it down sigma by epsilon naught. So E minus sigma by epsilon naught is my electric field, which is equal to my E by K. So that also we can write. We'll replace this dielectric with the two charge inducing plates. ठीक है, so with that also we can visualize the thing in the coming future के जब coming lectures जब हम देखेंगे ना, तो उसके अंदर we'll try to visualize के dielectric को we try to find out the value of electric field. One is through the dielectric constant की वजह से निकालेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला E डिवाइडेड बाई K, और या मेरे को कोई पोलराइजेशन वेक्टर दे रखा होगा तब उसकी वजह से E निकालेंगे। और अनदर वे इज़ टू डू इट विद दिस कॉन्सेप्ट के मेरा ये मेरे 2 पैरेलल प्लेट्स बन गई जिस पे मेरा जो मेरा बाउंड चार्जेस है सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो अब हम देखेंगे आगे, वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट व्हेन वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस। तो ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वी हैव राइट इट डाउन इन 2 वेज। वन इज दिस ई बाई के, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म्स में। सेकंड हमने लिखा है ई माइनस ई पी, और ई पी को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ माई this surface charge, that is sigma I divided by epsilon naught. I can write it down in my surface charge way. So that is what we are going to do it now. So we are going to find out the relationship between bound charges on the dielectric and इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। हमने देखा डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है पोलराइज हुए, पोलराइज की वजह से वी हैव गॉट द बाउंड चार्जेस ऑन द सरफेस सिग्मा ई एंड माइनस सिग्मा ई। अब इन दोनों की वजह से जो मेरा ई पी आएगा दैट इज नथिंग बट वी हैव ऑलरेडी सीन इट इज सिग्मा ई बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज अपोजिट टू माई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई कैन राइट इट डाउन ई पी इज माई वी हैव है ना ई पी, आई कैन राइट इट डाउन ई माइनस ई बाई के। ठीक है, ई पी को मैंने ई माइनस ई बाई के लिख दिया एंड ई पी आई पुट इट डाउन सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट में इधर ले गया। आई हैव गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा ए एंड ई। ठीक है, सिग्मा ए और ई के बीच में मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप आ गया। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, दैट ऑल्सो रिमेंबर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, जो ये चेंजेस आते हैं मेरे जो मेरे चेंजेस आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आएंगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई के हो गया है। सो ये जो चेंजेस आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, और ये जो आता है दैट इज ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू अफेक्ट ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे इफेक्ट करता है। अगर सपोज ऐसे मेरी कोई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो उसका एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये। अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो इसकी वजह से होगा, जो मेरे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से, वो केवल इस वाले फील्ड को इम्पैक्ट करेगा जो मेरा नॉर्मल है इसके सरफेस के ना, इसको नहीं इम्पैक्ट करेगा। ये जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से चला जाएगा। देयर विल नॉट बी इफेक्ट ऑन दिस पैरेलल फील्ड, ओनली द परपेंडिकुलर फील्ड इट इज गोइंग टू गेट इफेक्टेड। सो वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन के जहाँ पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक और
कंडक्टर की बाउंड्री के ऊपर सरफेस चार्जेस निकालेंगे एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो उस केसेस में विल यूज़ दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, कि जो ये होते हैं मेरे, दे क्रिएट द इम्पैक्ट ओनली ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द नॉर्मल डायरेक्शन ओनली. ठीक है, इनकी वजह से पर पैरेलल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैरेलल फील्ड पे ओनली इन द नॉर्मल डायरेक्शन इट इज़ गोइंग टू क्रिएट द इम्पैक्ट. ठीक है, सो दैट इज़ बीन रिटन ई शुड बी नॉर्मल डायरेक्शन. ठीक है, नाउ फॉर द मेटल्स क्या होता है, मेरा क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, ये इनफाइनाइट हो गया, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई पी कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई. ठीक है, सो अगर ये मेरा इनफाइनाइट कर दूँ मैं के की वैल्यू यहाँ पे, सो हेयर इफ आई गोइंग टू पुट इट इनफाइनाइट, सो यहाँ पे ई पी कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई. जो अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट इज़ ई पी इज इक्वल टू ई. दैट मीन्स अंदर मेरा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देयर इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मेरा जीरो आ गया. सो दैट इज व्हाट द कंडीशन ऑफ कंडक्टर, कि मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोलराइजेशन वेक्टर. पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट. तो अभी हमने देखा कि इस वाले केस में माई ऑल द मॉलिक्यूल्स गेट पोलराइज्ड. अब इसके अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4, इफ यू काउंट देयर आर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और हर किसी का अगर मैं डाइपोल मोमेंट देख लूँगा, इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट से द डाइपोल मोमेंट एन इनटू, अगर हर किसी का डाइपोल मोमेंट मेरा पी है, सो दैट कैपिटल P it is my polarization vector. So हर किसी का डाइपोल इनटू नंबर ऑफ पोल्स, दैट इज माई पोलराइजेशन वेक्टर है इसका. ठीक है, एंड पोलराइजेशन वेक्टर विल ऑल्सो बी गिवन एज it is also being given as net dipole per unit volume. ठीक है, so both the ways you can represent. So we'll see the flow कि डाइलेक्ट्रिक है, we put it in the electric field, polarize हुआ, जिसकी वजह से net dipole moment आया. net dipole moment is हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इनटू पी, इट इज़ माय पोलराइजेशन वेक्टर. एंड पोलराइजेशन वेक्टर हाउ आई एम गोइंग टू राइट, इट इज़ इक्वल टू नेट डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम. नेट डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम. सपोज फॉर इंस्टेंस ये इसको पूरे को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी. सो इसको मैं इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ. सो ये मेरा आ गया P इंटू अगर मैं इसका वॉल्यूम ले लूँ पूरे का, दैट इज़ इक्वल टू इफ द P इसका जो डाइपोल मोमेंट है मेरा, सो Q, अगर मैं Q इंड्यूस मेरे चार्जेस हैं यहाँ पे, Q इंटू इनके बीच का डिस्टेंस D. सो दैट्स ऑल्सो वी कैन राइट कि पोलराइजेशन वेक्टर जो सपोज इसका मेरे को दे रखा है कि ये पोलराइज होने के बाद इसका पोलराइजेशन वेक्टर P है. सो दैट मीन्स अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो इसका जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आएगा, आई कैन रिलेट इट विथ लाइक कि ये इट इज़ सेपरेटेड बाय प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. सो यहाँ पे जो इंड्यूस चार्जेस होंगे वी कैन कैलकुलेट दोस इंड्यूस चार्जेस. सो डोंट वरी अबाउट इट, इन द कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चंस ऑन दिस. सो अभी के लिए इतना समझ लो, पोलराइजेशन वेक्टर इज नेट डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम. अब इसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड माई इंड्यूस चार्जेस. बाउंड जो इंड्यूस चार्जेस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं. सो पोलराइजेशन कितना हो गया मेरा, पोलराइजेशन इज सो पी इज़ माई सिग्मा. अगर मेरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, दिस इज़ माई डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ठीक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इफ़ आई टेक P इंटू, इसको मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इफ़ आई से कि ये पोलराइज्ड हो रखी है पूरी, इफ़ आई से ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे बने हुए हैं इसमें, इफ़ ये पूरी इस तरीके के ले लो, ये ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और ये पोलराइज्ड हो रखी है. ठीक है, इसका मेरा एरिया ये है DA है. ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, मेरा वॉल्यूम हो गया, और ये इसका पोलराइजेशन वेक्टर दे रखा है P, वॉल्यूम कितना हो गया A इंटू D. ठीक है, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि इट इज़ लाइक प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय D. ठीक है, कि इसको पूरे को मैंने यहाँ पे आई मेक इट लाइक सिग्मा I माइनस सिग्मा I. ठीक है, इसको मैंने ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं इसे. तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, P इंटू वॉल्यूम कितना हो गया A इंटू D इज इक्वल टू, क्योंकि P क्या होता है मेरा पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम. सो P इंटू टोटल पूरे स्लैब का मैंने निकाल लिया पोलराइजेशन कितना हुआ, P इंटू वॉल्यूम, और इसका वी हैव इक्वेटेड इट विद दिस, सो इट इज़ कम लाइक के Q इंड्यूस डिवाइडेड बाय, सो वी कैन राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा. सो वी कैन राइट इट डाउन हेयर वी आर गोइंग टू सी, सपोज आई टेक इट हेयर P इंटू A इंटू D हो गया वॉल्यूम, इट इज़ नथिंग बट माई सिग्मा I जो मेरा चार्ज इंड्यूस हुआ है इंटू एरिया. तो जो मेरा इसमें हमने बोला था ना कि हम लोग इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू.
ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, P इज़ नथिंग बट माई Q इंटू डी, ठीक है। इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, Q इंटू डी। और इसका पूरे का डाइपोल मोमेंट कितना है, पोलराइजेशन वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, A इंटू डी इज इक्वल टू Q क्या है मेरा, Q इज़ नथिंग बट माई सिग्मा I इंटू एरिया, जो इसके ऊपर एरिया आएगा, इस पर टोटल Q कितना होगा, इस वाले स्लैब पे टोटल Q कितना होगा, सिग्मा I इंटू एरिया, ठीक है, सिग्मा I इंटू एरिया इंटू डी, ठीक है। यहाँ से AD से AD कैंसिल, सो मेरा जो पोलराइजेशन वेक्टर आ गया, इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा I। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि पोलराइजेशन वेक्टर इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब surface charge is equal to surface charge density of the bound charge, ठीक है। so that is also important relationship that we are going to see in next lecture में क्वेश्चंस देखेंगे। so there we have been given के polarization vector दिया हुआ है and we have been asked to find out the electric field, so we convert polarization vector into charge surface induced charge density, and from the induced charge density we find out the potential or the electric field। so there we will utilize this कि अगर मेरे को polarization से electric field के ऊपर पहुंचना है तो we use this step, ठीक है। so यहाँ पे हमने देखा कैसे हुआ हमारा कि polarization vector हमने देखा it is nothing but net dipole per unit volume, ठीक है। तो मैं किसी भी इस वाली स्लैब अगर मेरी ये पोलराइज्ड है, so I'll convert it into a simple dipole, ठीक है। जिसका जैसे ये पोलराइज हो गया ना, तो इधर सारा का सारा चार्ज मेरा प्लस Q आ गया सपोज, और इधर माइनस Q आ गया, तो इसको मैंने पूरे को ऐसे सिंपल इससे रिप्लेस कर दिया, प्लस Q एंड माइनस Q। अब इसका जो पोलराइजेशन वेक्टर कितना है P, और इसका वॉल्यूम कितना है टोटल A इंटू डी, और ये इक्वल टू दिस डाइपोल मोमेंट हो गया। डाइपोल मोमेंट इसका कितना हो गया, Q इंटू डी। अब Q को मैंने कर दिया सिग्मा I इंटू एरिया, सो एरिया डी कैंसिल और पोलराइजेशन वेक्टर मेरा आ गया I सिग्मा I। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ माई बाउंड चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का। अब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है कि अभी हमने देखा कि ये सारे मेरे पोलराइज हो रहे हैं ना, ये सारे पोलराइज हो रहे हैं। अब मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाऊँ तो क्या होगा, इनके बीच में डाइपोल मोमेंट बढ़ता रहेगा बिकॉज ये क्या होगा, यहाँ पे QE से इधर खिंच रहा है और ये माइनस QE से इधर खिंच रहा है। जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं लगा रहा हूँ इस पर, तो अगर मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता रहूँगा तो ये और खिंचते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक लेवल आएगा कि इन दोनों के बीच की बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी मॉलिक्यूल की, एंड इट विल गेट ब्रेक डाउन, और वो ब्रेक डाउन को ही मैं बोलता हूँ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज इन द एक्सटर्नल फील्ड। सो मैंने देखा कि पोलराइज हो जाते हैं व्हेन वी पुट द डाइलेक्ट्रिक इन द एक्सटर्नल फील्ड, और फिर उसके बाद डाइपोल, जब पोलराइजेशन में क्या होता है कि डाइपोल पे टॉर्क लगती है एंड दे गेट अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द ई, ठीक है, सो क्या होगा कि इट विल कीप ऑन स्ट्रेचिंग, QE लगता रहेगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द डाइपोल मोमेंट बढ़ाएगा। ये डाइपोल मोमेंट हर किसी का बढ़ेगा, ठीक है, हर किसी फैक्टर का डाइपोल मोमेंट, हर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बढ़ता रहेगा, ये प्लस माइनस, क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से मेरा पोलराइजेशन वेक्टर बढ़ जाएगा, जो कि मेरा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है। ये पूरा मेरा पोलराइजेशन वेक्टर बढ़ जाएगा, दैट मीन्स मेरा क्या बढ़ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सरफेस चार्ज डेंसिटी इट ओवरकम द बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जब ओवरकम कर जाएगी सो इट विल गेट ब्रेक डाउन, ठीक है, इट विल गेट ब्रेक डाउन। अब ये ब्रेक डाउन होने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव सारे खुल गए हैं, इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, सो इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, इट विल फ्री टू मूव, इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। नाउ जब भी मेरा डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। सो दिस ये जो आपका फ्लो है याद रखना, डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल में रखा, पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन का मतलब कि वो जो डाइपोल रैंडमली ऑर्गेनाइज है, टॉर्क लगी और वो अलाइन होकर गए ई की डायरेक्शन में। अब क्या है, जैसे जैसे ई बढ़ा रहे हो आप, डाइपोल स्ट्रेच बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स डी बढ़ रहा है उनके बीच का डिस्टेंस, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है। उसकी वजह से सारे पूरे मेरा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका मेरा पूरे का पोलराइजेशन वेक्टर बढ़ रहा है, तो मेरा वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन के लास्ट स्लाइड के पोलराइजेशन वेक्टर बढ़ रहा है, तो मेरा इंड्यूस चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स उसके अंदर दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू गेट ब्रेक डाउन बिकॉज it is going to increase the bonds, it is going to overcome the bond strength between them, ठीक है। so now the bond is going to get break, positive and negative charges they are free to move and they will behave like a conductor। but इस सिचुएशन में जैसे जैसे मेरा E बढ़ता है उस प्रोसेस में हीट इतनी जनरेट करती है कि मेरा पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक जो है मेल्ट हो जाता है इन केसेस में, ठीक है। सो हीट इतनी जनरेट होती है कि पूरा डाइलेक्ट्रिक मेल्ट कर जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि
टेम्परेचर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरा के होता है ना, सो इस टेम्परेचर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अगर के बढ़ेगा दैट मीन्स मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कम हो जाएगा अगर मेरा के बढ़ेगा। सो हमें पता है ना कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इट इज़ जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया उसका डिवाइडेड बाय के। सो जैसे जैसे मेरा के बढ़ेगा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ विल सी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, थर्मल एजिटेशन बढ़ेगी अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, रैंडमली ऑक्सीलेट करेंगे। अगर वो रैंडमली ऑक्सीलेट कर रहे हैं तो पार्टिकल विल गेट डिसअलाइन, कि वो जो अलाइनमेंट होता है पार्टिकल का जिसकी वजह से मेरा बाउंड चार्जेस आते हैं, और बाउंड चार्जेस की वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जनरेट होता है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा ना। जैसे मेरे पार्टिकल डिसअलाइन कर जाएंगे, मेरे पार्टिकल अलाइन ही करे हुए हैं सारे। सो फॉर इंस्टेंस इस केस में दिस पार्टिकल्स आर अलाइंड, ठीक है, ये पार्टिकल अलाइन है तभी यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक, ये मेरा यहाँ पे पॉजिटिव ये जो मेरा सिग्मा पॉजिटिव आ रहा है आई एंड माइनस सिग्मा आई, ये इट इज़ बिकॉज के दीज आर अलाइंड। अगर ये अलाइनिंग इनमें ख़राब हो जाए, ऐसे टेढ़े मेढ़े अभी भी हो जाए, तो ये इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी सिग्मा आई की, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी दैट इज़ गोइंग टू गेट रिड्यूस। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरी रिड्यूस हो गई, इफ दिस गॉट रिड्यूस, देन माई इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी जो जनरेट होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक दैट विल ऑल्सो गेट रिड्यूस। सो दैट मीन्स particle get disaligned, less polarization means less surface charge density, less surface charge density means less EP, ठीक है। जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड का नेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, दैट मीन्स माई के इज़ रिड्यूसिंग। जो जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ता है माई के इज़ रिड्यूसिंग, दैट इज़ व्हाट द इफेक्ट ऑफ माई इंक्रीज इन टेम्परेचर। थर्मल एजिटेशन होता है, सो माई के इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है के इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट माई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। ये फ्लो समझ में आ गया ना। टेम्परेचर बढ़ा, थर्मल एजिटेशन हुई, थर्मल एजिटेशन से क्या हुआ, रैंडमली ऑसिलेट करना शुरू कर दिए। रैंडम ऑसिलेशन में क्या हुआ, पार्टिकल गेट डिसअलाइन, वो डिसअलाइन क्या किया तो पोलराइजेशन कम हो गई, तो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो गई, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्जेस था वो कम हो गया, ईपी ये कम हो गया, तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बढ़ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है मेरा ई बाई के। अगर ये चीज़ मेरा फैक्टर बढ़ गया दैट मीन्स मेरा के कम हो गया, के हैज़ बीन रिड्यूस्ड, सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के गेट रिड्यूस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, सो यहाँ पे हम देखेंगे अगर मेरा ER2 इज़ ग्रेटर देन ER1 दैट मीन्स इसका डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा है, सो लेसर नंबर ऑफ लाइन्स आर फ्लोइंग इनटू इट। अगर मेरा इसका यहाँ पे देखा डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा है ना इसका के, सो अंदर लाइंस कम है मेरी, ठीक है, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कम है, सो अंदर लाइंस मेरी ज़्यादा है। सो दैट्स हाउ, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माई द फील्ड, तो कम मेरा होगा तो फील्ड मेरा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा मेरा डाइलेक्ट्रिक है जैसे इस केस में, तो मेरी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल बी लेस, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट से इन टर्म्स ऑफ आर डाइपोल एंड पोलराइजेशन, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनेंगे। सो काफ़ी अच्छे दे भी रखे हैं रोडोव में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट उससे पहले आज और क्वेश्चन देख लेते हैं रोडोव के, सम रिलेटेड विद पोटेंशियल एंड ऑल। सो आज और थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद कल टुमारो वी आर गोइंग टू कवर अप द रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन करें, जस्ट 5 सेकेंड ब्रेक, 10 सेकेंड ब्रेक, आई जस्ट हैव द वाटर। सो लेट्स स्टार्ट। अब मेरे को ये डिस्क दे रखी है यहाँ पे, मेरे को पोटेंशियल बताना है एट द एज ऑफ द थिन डिस्क बिकॉज ऑफ द थिन डिस्क विच इज़ हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड द रेडियस आर, ठीक है। ये डिस्क दे रखी है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और उसका रेडियस आर है। आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द एज ऑफ द डिस्क। सपोज इस पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल बताना है VP, ठीक है। सो इस पर बताना है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन ओनली, ठीक है, बिकॉज हर पॉइंट पे इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल द चार्ज इज ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट इज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। इस पॉइंट के लिए अगर सेंटर होता तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, बट इस पॉइंट के लिए नॉन यूनिफॉर्म एक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो व्हाट वी विल डू, पहले हम लोग क्या करते हैं, विल टेक अ एट एन एंगल थीटा, ठीक है, विल टेक अ स्मॉल d थीटा, और इसके अंदर भी विल टेक अ स्मॉल एक और स्मॉल एलिमेंट लेते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे निकालेंगे, फिर इस स्मॉल एलिमेंट को पूरा इसमें इंटीग्रेट करेंगे। सो दैट मीन्स ये पूरा के पूरे की वजह से यहाँ पे आएगा। पहले हम क्या करेंगे, एक थीटा लेते हैं और एक ये d थीटा लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये मेरी लेंथ आ गई सपोज r d थीटा आ गई। अब इसके अंदर भी मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लिया। अब इस वाले एलिमेंट की वजह से मैं यहाँ पे
पी पे फील्ड निकालूंगा इस वाले छोटे वाले एलिमेंट की वजह से, फिर इसको इंटीग्रेट करूँगा विद इन दिस, इसके अंदर का ये सारा एरिया मैं इंटीग्रेट करूँगा। एक बार ये इंटीग्रेट हो गया मेरा, तो मेरे पास ये इसकी वजह से आ गया, मेरे पास इस पूरे रीजन की वजह से मेरे पास पोटेंशियल आ गया इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया। जब इस वाले रीजन की वजह से आ गया, नाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस थीटा फ्रॉम थीटा विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से 2 पाई, 0 to 2, सॉरी यू कैन डू इट माइनस, ये है ना थीटा वी हैव टेकन इट, तो -π/2, सो दिस इज -π/2 to π/2। सो अब थीटा को मैं ये वाली स्ट्रिप को आई जस्ट, ये सारी स्ट्रिप आई कवर अप ऑल दिस स्ट्रिप्स एंड इट इज़ गोइंग टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सो व्हाट विल डू, पहले ये पतली स्ट्रिप में ये छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया स्मॉल, DQ चार्ज हो गया इस पर, ये पॉइंट चार्ज हो गया सपोज DQ चार्ज, तो इस DQ चार्ज की वजह से पहले इस पॉइंट पे निकालूंगा, फिर इस DQ चार्ज को इंटीग्रेट करूंगा इस स्ट्रिप के अंदर सारा, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब मेरे पास इस स्ट्रिप की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आ गया। अब इस स्ट्रिप की वजह से जो पोटेंशियल आया, आई जस्ट इंटीग्रेट ऑल दिस स्ट्रिप लाइक दिस फ्रॉम -π/2 to π/2, तो जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे टोटल इंटीग्रेशन आएगा। वी हैव टू डू द डबल इंटीग्रेशन इनटू दिस, दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले इस वाले की वजह से यहाँ पे DQ निकालते हैं, पहले छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो ये कितना हो गया, इट इज़ नथिंग बट माई, ये मेरा r d थीटा हो गया, ये मेरा dr हो गया, जो मैंने छोटा एलिमेंट इस पे एट ए डिस्टेंस r dr ले लिया। तो ये मेरा ये हो गया dr और ये हो गया r d थीटा। सो इट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज माई सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना हो गया, dr इंटू r d थीटा, dr इंटू r d थीटा, ये मेरा हो गया सिग्मा, ये हो गया dq। Now my potential because of this small will be k dq by r. I put the value here, so मेरे पास relationship आ गई here, k sigma dr and d theta। अब पहले मैं आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to, ये जो मेरा टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को इंटीग्रेट करूँगा। ये टोटल लेंथ कितनी है, सपोज दिस इज माई 2r, सो दिस इज थीटा, सो दिस विल बी 2r cos थीटा, ठीक है। सो 0 to 2r cos थीटा आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट ये dr वाला फैक्टर, ठीक है, ये dr वाला, दिस dr ना, सो 0 to 2 पाई cos थीटा। फिर उसके बाद यहाँ से मेरा रिलेशनशिप आ जाएगा, इफ़ आई एम इंटीग्रेटिंग दिस एंड आई गॉट दिस 2r cos थीटा d थीटा, ठीक है, d थीटा वाला आ गया। और ये पूरा इसको जब मैंने ओपन अप किया, आई गॉट 2r cos थीटा। नाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस थिंग फ्रॉम -π/2 से π/2। सो ये सारी ये जो मेरी स्ट्रिप बनी है, इसका आया है बस यहाँ तक, ये वाला जो आया है। अब मैं इसको पूरे को -π/2 से π/2 इंटीग्रेट करूँगा एंड आई विल गेट द होल वैल्यू। सो k सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू k, इंटीग्रेट किया मैंने -π/2 से π/2, 2r cos थीटा। तो यहाँ पे मेरा बस cos थीटा आ गया, cos थीटा इज नथिंग बट माई sin थीटा आ गया, और उसकी वैल्यू π/2 और -π/2 वी पुट द वैल्यू एंड वी हैव गॉट द आंसर हियर इज सिग्मा r पाई इसको ओपन अप कर दिया मैंने, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो आई गॉट द फाइनल वैल्यू सिग्मा r डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल हियर बिकॉज एट द एज ऑफ द डिस्क, ठीक है। सो एक डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट था इसमें बस। सो दैट्स व्हाट द ओनली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मेरा कि पोटेंशियल दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे कि पोटेंशियल दिया हुआ है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने पता है कि electric field is nothing but the negative gradient of our potential, और that is along the direction of my electric field। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करेंगे, electric field is nothing but my minus del v over del x, ये मेरा ex दे देगा, ये मेरा ey दे देगा, और ये मेरा ez दे देगा। तो gradient along their directions, x direction, y direction, z direction में मेरे ex ey ez आ जाएंगे इससे, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव मैंने कर दिया। पार्शियल डेरिवेटिव यू नो कि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इन दोनों को कांस्टेंट रखा, x को इंटीग्रेट किया, सो आई गॉट दिस वैल्यू -2xi -2yaj -2bzk। और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले बताना था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी आ गया, इसका मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, सो आई विल डू इट। इसका ये मेरे को वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2 टाइम्स इसका, इन तीनों का स्क्वायर इंटू स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मेरे को बताना है शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। सो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इस वाली इक्वेशन को वी जस्ट चेंज इट इनटू दिस इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय, इसको मैं v बाई a लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया y स्क्वायर बाय v बाई a, ये भी v बाई a है, और इसको मैंने लिख दिया z स्क्वायर बाय v बाई b इज इक्वल टू 1,
ठीक है। और ये वाली इक्वेशन जो है मेरा एक्स ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, बी इज़ ग्रेटर देन जीरो, इट इज़ दिस इक्वेशन ओनली, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू दिस इक्वेशन, और ये मेरी इक्वेशन होती है एलिप्सॉइड की, ठीक है। ये 3D में बना हुआ है, दिस इज़ माई एलिप्सॉइड इक्वेशन, ठीक है। सो इसमें जब ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, बी इज़ ग्रेटर देन जीरो, दिस इज़ माई आंसर। Second is a is greater than 0 but b is greater than b is less than 0. a is greater than 0, b is less than 0, that means ये दोनों पॉजिटिव टर्म आ जाएंगे, ये a greater than 0, ये नेगेटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया। बट यहाँ पे v का भी एक फैक्टर है, अगर मेरा v पॉजिटिव है दैट मीन्स जब मेरा v पॉजिटिव और a पॉजिटिव है, ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वाली जब दोनों टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये वाली इस कंडीशन के साथ मैच कर गई। सो दिस इज हाउ माई इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी एक्स। ये जब मेरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होती है, देन वी हैव गॉट दिस सिचुएशन व्हेन वी इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज़ लेस देन जीरो। अब सेकेंड सिचुएशन देखते हैं व्हेन वी इज़ लेस देन जीरो। जब मेरा वी लेस देन जीरो है तो मेरी ये दोनों कंडीशन मेरी नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। सो ये इट इज़ मैचिंग विद दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये हाइपरबोला की तरह है ऐसे, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन में मेरा कि यही वाली सिचुएशन है, बट इफ़ माई वी इज़ इक्वल टू जीरो, अगर मेरा वी यहाँ पे जीरो हो जाता है, इफ माई वी इज़ जीरो, सो देन इन दैट केस आई कैन इन दिस केस कि दिस विल बी माई इक्वेशन जब a इज़ ग्रेटर देन लेस देन जीरो, नाउ v इज़ इक्वल टू जीरो, सो दिस फैक्टर विल बी जीरो। मैं v यहाँ पे जीरो कर दी ना, ये v इज़ इक्वल टू जीरो, सो दिस फैक्टर जीरो, तो दिस इज़ नाउ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज गिविंग मी दिस सेट ऑफ ग्राफ। सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल शेप्स of this potential and we have got the electric field and these are the equipotential shapes, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरे पास टू कोएक्सियल रिंग्स हैं जिसका मेरा रेडियस r है एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल l, ठीक है। ये टू कोएक्सियल रिंग है, पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, ठीक है। विथ चार्ज मेरे को इसका प्लस क्यू दे रखा है, इसका माइनस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाय L से सेपरेट हो रखी हैं, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय L एंड दिस L इज़ वेरी वेरी मच लेस देन R, ठीक है। ये जो L है वेरी वेरी मच लेस देन R। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए विल टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल के कॉन्सेप्ट से करेंगे, बिकॉज ये मेरे को पता है इस पर चार्ज मेरा प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अगर मैं एक स्मॉल पोर्शन ले लूँ ये वाला, ठीक है, ये स्मॉल पोर्शन ले लूँ तो इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर डी क्यू चार्ज, ये मेरा जो ये होगा डी क्यू चार्ज, ये भी माइनस डी क्यू चार्ज, जिसकी वजह से मेरा स्मॉल डाइपोल जो बनेगा डी पी बनेगा, ठीक है। ये मेरा स्मॉल डाइपोल बन गया डी पी। अब इस स्मॉल डाइपोल की वजह से मुझे पता है इस पॉइंट पे अगर मेरे को इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑन दिस, आई नो इट इज़ नथिंग बट पी कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये जो आर स्क्वायर है इट इज़ दिस आर प्लस एक्स स्क्वायर वाला आ जाएगा ये, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो दैट्स हाउ विल डू एंड विल इंटीग्रेट द वैल्यू ऑफ दिस डाइपोल, ठीक है। डाइपोल को इंटीग्रेट करेंगे, ये डाइपोल डी पी कितना हो गया, डी पी इज़ नथिंग बट माई डी क्यू इंटू डी। अब पूरे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पी क्या आ जाएगा मेरा, टोटल चार्ज क्यू इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू अप्लाई, ठीक है। तो नाउ कंसिडर द स्मॉल डाइपोल, now we consider the small dipole which is in this direction negative positive। इसकी वजह से जो dp आएगा, इसकी वजह से we'll get the dp is k p cos theta, p की जगह dp हो गया divided by this distance x square plus जो इसका radius square है। now everything is it's कांस्टेंट पार आ गई, और जो इंटीग्रेबल होगा केवल dp होगा। अब dp का इंटीग्रेट हमने देखा, dp का इंटीग्रेट किया हमने, इट इज़ नथिंग बट माई q इंटू एल, ठीक है। ये मेरा q इंटू एल आ गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के डाल दी, इट इज़ नथिंग बट माई कॉस थीटा इज x डिवाइडेड बाई दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज द पोटेंशियल एट some distance x, so that is what we have to find out, what on the axis what will be the potential, ठीक है। so that's how you can find out। अगर इसकी जगह आपको दो प्लेनर डिस्क दे रखी होती, अगर ये इनफाइनाइट डिस्क दे रखी होती, तो सेम वे यू कैन डू, दो आप रिंग कंसिडर कर लो, ठीक है। उसको उन दोनों रिंग को कंसिडर करके स्मॉल डीपी की वजह से यहाँ पे ये ऑलरेडी आपने निकाल लिया, ठीक है, ये रिंग की वजह से आ गया, एंड देन यू इंटीग्रेट द रिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू इनफाइनाइट, यू कैन इंटीग्रेट दैट फ्रॉम आर टू इनफाइनाइट। अगर ये आपको ऐसे दो ये इनफाइनाइट शीट्स रखी हैं आपको, और इसके अंदर दो ये मेरे डिस्क होल्स हैं, इफ़ दीज आर द होल्स इन द डिस्क, और ये मेरी इनफाइनाइट डिस्क है। तो इसको करने का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप इसकी वजह से एक स्मॉल
स्मॉल दो रिंग कंसिडर कर लो एंड उसकी वजह से इस पॉइंट पे ये हमने ऑलरेडी वी निकाल लिया रिंग्स की कोएक्सियल रिंग्स की वजह से। आप उस रिंग को इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम ये जो गैप है, ये जो मेरा डिस्क का गैप होगा आर से इनफाइनाइट तक, ठीक है। सो दीज कॉन्सेप्ट्स यू कैन अप्लाई इट। अगर आपको रिंग का पता लग गया, यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन इनफाइनाइट शीट ऑल्सो, यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन रिंग ऑल्सो, अगर आपको इसका रिंग का पता लग गया। सो ओनली कॉन्सेप्ट इज टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वी हेयर विद द हेल्प ऑफ डाइपोल, ठीक है, टू मेक आवर कैलकुलेशन ईजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेरे को दे रखा है वी दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है विच इज़ वेरिंग विद एक्स, ठीक है, डेट इज़ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। मेरे को पूछा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा अलॉन्ग विद एक्स, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या निकालना होता है मेरे को, आई हैव टू सी द फ्लक्स, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी हैव टू गेट टू द पॉइंट ऑफ फ्लक्स, ठीक है। वो कैसे जाएंगे, वी है मेरे पास, वी से मैं ई निकाल सकता हूँ। ई निकाल लिया मैंने, तो एक पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस से ई आउट माइनस ई इन करूँगा, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई फ्लक्स, ठीक है। फ्रॉम देयर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। और उसके अंदर फ्लक्स के अंदर क्या होता है, चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज से क्या निकाल सकता हूँ मैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू रीच दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहले हम क्या करेंगे, वी निकालें, वी है, वी से हम ई निकालेंगे। ई क्या होगा मेरा, डी वी बाई ई इज़ नथिंग बट माई नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ माई, अगर ये x में ही है तो हम x ले रहे हैं तो डी वी बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। सो अदरवाइज ई एक्स ई वाई ई जेड तीनों होंगे, बट यहाँ पे हमारे को x में दे रखा है, सो विल डू इट। सो यहाँ से e कितना आ गया, 3a एक्स स्क्वायर, इसको किया 3a एक्स स्क्वायर इज़ आर वैल्यू। ये माइनस डी वी बाई डी एक्स है ना, v ये ऑलरेडी है, तो इसका कितना आएगा, माइनस 3a एक्स स्क्वायर होगा। और ये माइनस और माइनस ये वाला कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, सो 3a एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरा e आ गया, सो e इंटू एरिया, ई मेरा चेंज करेगा बिकॉज एक्स के साथ मेरा ई चेंज कर रहा है, एरिया मेरा कांस्टेंट होगा। अगर मैं कोई क्वेश्चन सरफेस ले लूँ ऐसे, ठीक है, और इसके थ्रू इन कर रहा हूँ और इसके थ्रू मैं आउट ले रहा हूँ, यहाँ से मेरा ई आउट हो रहा है और ये मेरा ई इन हो रहा है, और ये मेरा सपोज 0 पे है और ये मेरा x पे है, तो मेरा जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ई इस दिस पॉइंट पे कितना हो गया, 3a एक्स स्क्वायर इंटू एरिया माइनस 0, एक्स की वैल्यू जहाँ पे 0, तो ये मेरा आ गया नेट फ्लक्स आउट, ठीक है। नेट फ्लक्स आउट मेरा ये आ गया, और दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट माई इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू माई सिग्मा, जो मेरा चार्ज एनक्लोज होगा इसके बीच में। सो फ्रॉम हेयर विल फाइंड आउट द चार्ज एनक्लोज एंड फ्रॉम देयर वी विल रीच द वैल्यू ऑफ आर रो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये मेरा सपोज दिस इज़ हाउ माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग। सो अब मेरे को चार्ज निकालना, विल टेक अ स्मॉल एरिया, ठीक है। ये स्मॉल गॉसियन सरफेस लेते हैं एज ए डिस्क। सो यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है। सो 0 से x तक जो है मेरा, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट विद द x। सो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लूँ, यहाँ से अगर ये जो एग्जिट ले रहा है यहाँ से यहाँ तक में कितना हो रहा है मेरा, जो मेरा फ्लक्स है 0 से x के बीच में, इट इज़ नथिंग बट e इंटू एरिया। सो e2 माइनस e1 कितना हो गया, e2 पे कितना है मेरा x, e3a एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एरिया, दैट इज़ इक्वल टू, ये मैं एप्सिलॉन नॉट यहाँ से उठा के ले आया। अब मेरे को इसके बीच में मेरे को पूरा का पूरा चार्ज निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट क्यू हेयर। सो इसके लिए क्या होगा, चार्ज मेरा वेरी कर रहा है बिकॉज दैट्स वाई ई मेरा वेरी कर रहा है, दैट मीन्स चार्ज इज ऑल्सो वेरिंग, तो चार्ज वेरी कर रहा है। तो व्हाट विल डू, विल टेक अ स्मॉल डी एल लेते हैं, स्मॉल डी एल, इसके थ्रू वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो स्मॉल डी एल, और इस पॉइंट पे स्मॉल डी एल पे माई सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी रो एल इंटू डी एल इंटू ए किया मैंने। सो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई, रो एल इंटू डी एल इंटू ए किया। सो दैट इज़ व्हाट माई स्मॉल डी क्यू चार्ज इन दिस डिस्क। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम 0 से x, ठीक है, फ्रॉम 0 टू x, मेरे को क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक। सो फ्रॉम 0 टू x मैंने इंटीग्रेट किया, डी एल रो एल डी एल इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट मैं इधर ले गया। तो नाउ ये मेरी टर्म आ गई। नाउ आई डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, इसको डिफरेंशिएट किया, क्या हो गया मेरा 6a एक्स एप्सिलॉन नॉट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस वाली टर्म्स को, इट इज़ नथिंग बट रो एक्स, इट इज़ नथिंग बट माई रो एक्स, ठीक है। इसका रो एल इंटू डी एल फ्रॉम 0 टू x, इट इज़ गोइंग टू गिव मी कि हाउ माई सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाउ माई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ वेरिंग विथ x। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। सो यहाँ पे मेरी आ गई 6 एप्सिलॉन नॉट a x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस चार्ज फिल्स अप द uniformly distributed space charge fills up the space between the two large plates separated by the distance d. So ये मेरी दो large plates हैं
इनके बीच में मेरा कोई चार्ज है, ठीक है, दिस चार्जेस एंड इट इज़ यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसका. नाउ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो प्लस 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 अगर कोई चार्ज मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वी कैन कंसिडर इट इज़ कंसनट्रेटेड एट अ सेंटर, ठीक है, एक सेंटर पे वी कैन कंसिडर इट इज़ गोइंग टू गेट कंसनट्रेटेड, बिकॉज इफ यू हैव टू फाइंड आउट द फील्ड आउटसाइड some point here and here, we can consider इसकी वजह से पूरा का पूरा they are concentrated at some center because it is uniformly distributed. Now the potential difference between the plates दे रखा है मेरे को, potential difference ये plates के एक it is delta, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. I'll got the electric field because of this. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E is my E into D, so electric field into D is my delta V, ठीक है. So that one thing we could able to get कि electric field generate होगा at what value of my charge density, मेरे को charge density बतानी है, is the field strength in the vicinity of one of the plate is 0 and what will be the field strength near the other plate, ठीक है. So दो plates हैं, इनके बीच में मेरा एक uniformly distributed charge है, ठीक है, और मेरे को दे रखा है बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, इस चार्ज की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से होगा, बिकॉज ऑफ दैट इस प्लेट के विसिनिटी में यहाँ पे समवेयर इस प्लेट की विसिनिटी में समवेयर हेयर इनसाइड आई हैव गॉट माय इलेक्ट्रिक फील्ड एज 0 और दूसरे के साइड में सम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मुझे निकालना है. नाउ मैंने क्या बताया, ये चार्ज है मेरा, इस चार्ज को इफ आई टेक इट के बिकॉज दिस इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वी कैन कंसिडर इट इज़ कंसनट्रेटेड एट द सेंटर. अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इस विसिनिटी में व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि पूरे चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में ई आएगा, सेम वे इस डायरेक्शन में ई आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ये जो मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इन दोनों की वजह से ई इधर आएगा और ई इधर आएगा, ठीक है. और जो मेरा ये जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो मेरा चार्ज आएगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरा लग रहा होगा दो प्लेट्स के बीच में, इसकी वजह से जो मेरा चार्ज, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, सपोज दैट इज़ E1, ठीक है, सपोज दैट फील्ड इज E1 इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. सो नाउ अब मेरे को पता रखा है इस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दैट एट दिस पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माई 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दैट मीन्स E1 इज इक्वल टू E, और इस पॉइंट पे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ E हो जाएगा फिर, ठीक है, बिकॉज E1 इज इक्वल टू E यहाँ से आ गया, E1 इज इक्वल टू E मेरा यहाँ पे आ गया, बिकॉज आई हैव टू मेक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड 0. अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, E1 इज इक्वल टू E, दैट मीन्स इस पॉइंट पे कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ E1 और 2 टाइम्स ऑफ E. This is my electric field here in this charge. अब now I have to find out the value of the surface charge density निकालनी है. अब surface charge density निकालते हैं. So what we'll do कि we'll apply the Gauss law apply करते हैं. So we'll apply the Gauss law ये plates के from this plates. So now ये E इधर निकलेगा, so we can write down 2E into A. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरी जो मेरा एरिया है ए, सो फ्लक्स कमिंग आउट हेयर एंड फ्लक्स गोइंग आउट हेयर, सो नेट फ्लक्स विल बी 2E into A, और नेट फ्लक्स विल बी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, बिकॉज ऑफ ये जो मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इसकी वजह से मेरा कितना फ्लक्स निकल रहा है, इधर की साइड में कितना निकलेगा, E into एरिया, और इसकी साइड में भी E into एरिया. सो ये दोनों हो गए 2E into A, दैट इज इक्वल टू ये कितना चार्ज एनक्लोज है, रो इंटू एरिया इंटू डी. मेरे को रो ही निकालना है ना, आई हैव टू फाइंड आउट हाँ वैल्यू ऑफ द चार्ज डेंसिटी. तो रो इंटू एरिया इंटू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. यहाँ से एरिया कैंसिल हो गया, जो मेरा रो आ गया 2E एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी. सो दैट इज़ व्हाट माय surface charge density, ठीक है. सो ये निकालनी थी यूनिफॉर्म surface charge density, so we have got it this, ठीक है. that is what we have to find out, rho is equal to 2E epsilon naught d. okay, now next question देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है. इसमें क्या दे रखा है, 2 इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट से रखी है मेरे को, ये 2 कंडक्टिंग प्लेट से रखी है, दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L. A point charge Q is located between the plates at a distance x, ठीक है. एक point charge यहाँ पे रखा हुआ है at a distance x from the plate 1, इस plate 1 से x पे रखा हुआ है, and from the plate 1, ठीक है. so यहाँ से x इस point पे from this plate Q रखा हुआ है, और इस यहाँ से वो L minus x हो गया. now we have to find out the charge induced on
ऑन ईच ऑफ द प्लेट्स. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट के बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल बी द चार्ज इंड्यूस. तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस जो प्लेट के अंदर होगा यहाँ पे सपोज ये वाला चार्ज है मेरा, तो दिस चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सम चार्ज विल बी इंड्यूस ऑन दिस साइड एंड सम चार्ज विल बी इंड्यूस ऑन दिस साइड. ठीक है, सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज जो मेरा चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरा होगा दैट मे बी डिफरेंट, कि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट जो चार्ज टोटल चार्ज जो इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ दिस जो मेरा चार्ज की वजह से, दैट वी कैन से के वी कैन पुट द होल चार्ज, वी कैन पुट अ होल प्लेट लाइक दिस, और इसको मैंने चार्ज क्यों दिया है. ठीक है, तो इस पर मेरा कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, जिसकी वजह से सम चार्ज विल बी इंड्यूस हियर एंड सम चार्ज विल बी इंड्यूस हियर. सो वी कैन रिप्लेस अ सिंपल चार्ज क्यू with the thin plate like this, because why we can do, because we just have to find out कि total charge induce कितना हुआ, because यहाँ पे जो total charge मेरा induce होगा that is nothing but जो यहाँ पे जो charge होगा इसके equal and opposite होगा, और जो यहाँ पे जो charge होगा इसके equal and opposite होगा, वही मेरा charge होगा, because that is the reason why कि मेरे जो अंदर जो charge होगा, मेरा electric field inside this plate होगा वो 0 तभी होगा. ठीक है, सो दैट मीन्स ये दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, और जो आधा जो कुछ एक चार्ज सपोज इसका Q1 इधर आ गया और Q माइनस Q1 इधर चला गया, इसका इक्वल एंड उसका अपोजिट इधर आएगा, तभी ये मेरे जो चार्जेस होंगे इसके अंदर जो प्लेट के अंदर होंगे, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लेट के अंदर होगा, देन इट इज़ गोइंग टू गेट 0, देन इट विल बी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. सो इसको हम लोग के, बट यहाँ पे जो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है, वी जस्ट नीड द टोटल चार्ज कितना आ रहा है. अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ऑब्वियसली द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस प्लेट एंड दिस प्लेट विल बी डिफरेंट, बिकॉज चार्ज किसके इसके पास में ज़्यादा है तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा. ठीक है, और यहाँ पे कम होगा. ठीक है, और ये इसके क्लोज है तो ये वाले पॉइंट्स ज़्यादा क्लोज होंगे, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा. सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमसे नहीं पूछा, हमसे बस टोटल इंड्यूस चार्जेस पूछे हुए हैं. सो इन द टोटल इंड्यूस चार्जेस वी जस्ट मेक इट कि Q जो है वी कैन स्प्लिट इट कि इधर Q1 हो गया, इधर टोटल चार्जेस पे यहाँ पे कितना है Q माइनस Q1 इधर हो गया टोटल. ठीक है, अब नाउ हमें पता है अंदर जो चार्ज होगा इस पर इट शुड बी माइनस Q1 टू मेक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट शुड बी 0. सो माइनस Q1 इधर होगा और इधर इसका ही माइनस Q1 हो जाएगा. ठीक है, इसका माइनस हो जाएगा इस वाले का. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल डू, इनफाइनाइटली प्लेट कंडक्टिंग प्लेट से रखिए, सो इसका भी V0 है, इसका भी V0 है. व्हाट विल डू कि इसका जो पोटेंशियल होगा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, सो पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ आर Q1 मिल जाएगा हमारे को. तो अब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं एंड विल इक्वेट इट विद दिस. सो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट E इंटू x इंटू माई पोटेंशियल डिफरेंस, x इंटू माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बिकॉज ऑफ दिस. हमने ऑलरेडी देखा इन दोनों चार्जेस की वजह से जो होगा सिग्मा Q1, इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या होगा Q1 बाई A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना होगा इधर वाली साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q माइनस Q1 A एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन आवर प्रीवियस लेक्चर वीडियोस. अब वी जस्ट पुट द वैल्यू हियर Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस. ये मेरा इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया Q माइनस Q1 L माइनस एक्स दिस. नाउ वी इक्वेटेड, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ Q1 की वैल्यू आ गई मेरे पास ये. अब प्लेट 1 पे चार्ज कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस Q1. प्लेट 2 पे चार्ज कितना हो गया, मैं Q में से ये Q1 माइनस करूँगा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ प्लेट 2 चार्ज. ठीक है, उसको माइनस इसमें से जो मेरा दिस Q इज़ नोन टू मी, यहाँ पे Q1 की वैल्यू आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस Q1 हियर and I'll got the value of the charge on the plate 2. ठीक है, so that's it's been asked to find out here, right? So that's all for today's lecture. ठीक है, so अब जो है हमारे questions रह गए. We have to do some questions on dielectric. फिर हम dielectric और अगर हमारा dielectric and कंडक्टर का सरफेस है, अगर there is a boundary between dielectric and conductor, so how the electric field changes from one to another. So that we are going to study, and we'll do the questions on the basis of bound charges, and there are some questions we'll do on the basis of polarization. ठीक है, बाउंड चार्जेस पोलराइजेशन इनके बेसिस पे और पोलराइजेशन वेक्टर इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है दैट इज़ गिवन इन द इरोडोफ. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वी आर गोइंग टू कवर अप दोज क्वेश्चंस. ठीक है, सो हमारा मेजर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है. हमारे कॉन्सेप्ट सारे हमने फिनिश कर दिए हैं, और जो आज के कॉन्सेप्ट्स हैं दैट इज़ बीन द मेजर बेस फॉर आवर कैपेसिटर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज कैपेसिटर इज़ नथिंग बट विच स्टोर्स द चार्जेस. स्टोर चार्जेस मीन्स इट हैज़ टू बी डाइलेक्ट्रिक within the conducting plates. So वो डाइलेक्ट्रिक, that's why this डाइलेक्ट्रिक is quite important. So ये जो भी हमने आज पढ़ा है that is like the base of our capacitor, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखना शुरू करेंगे. ठीक है, अभी हम
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा प्लान है, विल डू द क्वेश्चंस फ्रॉम हेरोडोफ विच इज़ बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग जब सरफेसेस होते हैं, दोनों मिक्स ऑफ सरफेसेस होते हैं, डाइलेक्ट्रिक आ गया फिर कंडक्टर आ गया, सो हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इन दैट। फिर हम पोलराइजेशन बेस्ड देखेंगे, बाउंड चार्जेस बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने वी हैव सीन द डाइलेक्ट्रिक, वी हैव सीन इन द डाइलेक्ट्रिक पोलर और नॉन पोलर देख लिया हमने कि व्हाट इज़ पोलर व्हाट इज़ नॉन पोलर। पोलर में हमारे ऑलरेडी परमानेंट डाइलेक्ट्रिक होता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो उसके पास इंड्यूस भी आ जाता है, जैसे कि हमारा HCl हो गया, H2 हो गया, और हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया जैसे CH4 हो गया। सो दीज आर द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, जहाँ पे मेरे कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं। दीज आर द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जहाँ पे मेरा जो सेंटर होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, दैट कोइंसाइड, जिसकी वजह से उसमें परमानेंट कोई डाइपोल नहीं होता, बट इफ़ इट्स विल पुट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और हमने देखा फिर we have seen the relationship between polarization and dielectric. We have seen the relationship between के electric जो polarization होता है मेरा because of external electric field in the dielectric. So we have seen the relationship के bound charges जो मेरे generate होते हैं, how it's been related with external electric field that we have seen. We have seen the polarization vector that is nothing but the polarization per unit volume, and how we, if we are having the extended body और उसको मैंने polarize करी है in the external electric field, अगर उसका polarization vector है, some polarization vector मेरा P है, so how we can convert that into a simple dipole. So that also we have seen it here. उसके basis पे questions भी करेंगे, and then we have seen the concept of dielectric breakdown and how the dielectric constant has been related with temperature, and then we have seen some questions, ठीक है। So that's all for today's lecture. I'll meet you up in next one. So all right, thank you.